हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफओ में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके करंट अफेयर का। ये मेरे ख्याल से क्लास नंबर 7 होगा, है ना? ये हमारा 7वां क्लास है और देखिए मैं जितना करंट कराऊँगा इतना मोर देन इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए देखिएगा, ये आपका जो ठीक है, पहला देखिएगा करंट में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, ठीक है? की कमान अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों में, ठीक है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में क्या बना तो ओलंपिक संघ बना, ठीक है? छत्तीसगढ़ में ओलंपिक संघ बना और इसके जो अध्यक्ष बने, ठीक है? इसके जो अध्यक्ष हैं, ये कौन हैं? तो याद रखिएगा हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, है ना? तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ठीक है? उसके बाद देखिएगा इसमें इस जो संघ में महासचिव, कोषाध्यक्ष, 14 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव और 16 कार्यकारिणी सदस्यों का निर्विरोध चयन का ऐलान किया गया है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। देखिए, ये आपका अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़, इसमें याद रखिएगा अभी जो चक्रधर समारोह हुआ, ठीक है? ये कौन से क्रम का था? तो 39वां क्रम का, ठीक है? कौन से क्रम का था? तो 39वां क्रम का था, ठीक? और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि चक्रधर समारोह होता कहाँ है? तो याद रखिएगा रायगढ़ में। कहाँ? तो रायगढ़ जिले में, ठीक? चक्रधर समारोह होता कहाँ है? तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले में। और ठीक है, तो चक्रधर समारोह के जो पहले दिन, ठीक है? पहले दिन याद रखिएगा अभिनेत्री हेमा मालिनी ने रास बिहारी नृत्य से, ठीक है? तो इसके जो पहले दिन चक्रधर समारोह के पहले दिन याद रखिएगा, यहाँ पर अभिनेत्री जो है भारतीय अभिनेत्री, नाम ये है हेमा मालिनी, है ना? आप सभी को पता है। इनका क्या तो प्रस्तुति पहले दिन, ठीक है, था। बस इतनी चीज़ें याद रखना है। इसके बाद ना इसमें उतना और ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब इसी के इतिहास से, ठीक। अब चक्रधर समारोह के इतिहास से संबंधित चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई रायगढ़ में चक्रधर समारोह की? तो याद रखना 1985 से। कब से? तो डेट याद रखना याद रखना 1985 से। और ये जो है चक्रधर कौन है? तो याद रखना है रायगढ़ के राजा, ठीक है? ये जो है रायगढ़ के राजा जिनका नाम है चक्रधर सिंह, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या तो चक्रधर समारोह क्या तो आयोजित किया जाता था। ठीक है? इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आयोजित अभी तक किया जा रहा है। ठीक है? और ये जो चक्रधर है राजा रायगढ़ के राजा जो चक्रधर सिंह हैं, ठीक है? इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1924 से लेके कितना था तो 1947 तक। ठीक? 1924 से लेके कब तक? तो 1947 तक। ठीक? और ये क्या थे तो राजा चक्रधर ये तबला वादक थे, याद रखना है ना? तबला वादक थे। ठीक है? क्या थे तो? तबला वादक थे। साथ ही ये संगीत और नृत्य में, है ना? मतलब गाने और नृत्य में क्या थे तो? निपुण थे। संगीत और नृत्य में क्या थे? तो याद रखना है, निपुण थे। और इन्हीं के प्रयासों से, ठीक है? इनके ही प्रयासों से आपको याद रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित केंद्र क्या तो स्थापित किया गया। ठीक है? इन्हीं के प्रयासों से आपको याद रखना है चक्रधर समारोह का आयोजन जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र से मिलकर करते हैं। ठीक? इन्हीं प्रयासों से हो रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में चौथा बाघ अभयारण्य की घोषणा की गई है। ये कौन सा है? तो याद रखना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों के क्षेत्रों को सामूहिक रूप से, है ना? सामूहिक रूप से मतलब सम्मिलित रूप से मिलाकर चौथा बाघ अभयारण्य की क्या तो घोषणा किया गया है। ठीक है? और इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 28-29-387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है? कितना क्षेत्रफल तो? 28-29.387, है ना? वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने बाघ अभयारण्य है? तो वर्तमान में 3 है। और ये जो है आपका तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मिलाकर जो है चौथा बनेगा। ठीक है? उनके कुछ-कुछ क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक?
और इसमें देखिएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, तो बीजापुर में, याद रखना है ना। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद, ठीक है। इंद्रावती कहाँ, तो बीजापुर में। उदयंती सीता नदी, है ना, टाइगर रिजर्व गरियाबंद में। अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली जिले में, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में है। और तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के समय सीटे सूरजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है ना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, ठीक है। तो 3 बाघ अभ्यारण्य अब तक थे, अब चौथा घोषणा किया गया है जिसमें 2 क्षेत्रों को शामिल किया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले का और तमोर पिंगला जो है सूरजपुर जिले का, दोनों को सम्मिलित रूप से शामिल किया है। कुल क्षेत्रफल 2829.327 वर्ग किलोमीटर है ना, 387 है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये बीजापुर में है। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में है। और अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली जिले में है, ठीक। देखिएगा ये आपका अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका मतलब क्या है, एनसीबी, है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनसीबी कहते हैं। और इसका जोनल कार्यालय ये कहाँ उद्घाटित किया गया, तो रायपुर में किया गया। और किनके द्वारा किया गया, तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा, है ना, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका क्या, तो उद्घाटन किया गया। ये बस याद रखना है, ठीक है। और इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीजें याद रखना। देखिएगा ये सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब किया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, ठीक है। कब, तो सर्वोच्च न्यायालय के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, कहाँ, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इसके बाद याद रखिएगा ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्तु जय अंकित है ना। ध्वज पर संस्कृत का श्लोक है यतो धर्मस्तु जय अंकित है, जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय भवन और अशोक चक्र को दर्शाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का भवन और अशोक चक्र को क्या, तो दर्शाया गया है, जो न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, किस अवसर पर किया, तो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया। कहाँ किया, तो भारत मंडपम में किया। भारत मंडपम ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में, है ना। कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ, तो याद रखिए राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के दौरान जो है, कब, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका क्या, तो अनावरण किया गया, है ना। राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका क्या, तो अनावरण किया गया है। और इस ध्वज में संस्कृत का श्लोक में यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। साथ ही इसके प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारा भवन है और अशोक चक्र है उसको दर्शाया गया है, जो न्यायपालिका की प्रतिबद्धता तथा भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है, ठीक है। चलो देखिए आपका अगला है ना, ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो साइबर सुरक्षा, इसमें भारत को टियर 1 का दर्जा प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और कैसे, देखिए ग्लोबल साइबर इंडेक्स 2024 में, ठीक, साइबर सुरक्षा में टियर 1 यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसको, हमारे भारत को, ठीक है। और इंडेक्स में याद रखिए कुल 100 स्कोर क्या है, तो दिया गया था, जिसमें से भारत को कितना मिला है, तो 98.49, ठीक है। 98.49 स्कोर के साथ ये जो है टियर 1 की श्रेणी में भारत को रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिएगा ये अगला न्यूज है, चंद्रयान-4 शुक्र मिशन को तथा भारतीय स्पेस स्टेशन को मंजूरी मिली है। ये 3 चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसको, तो चंद्रयान मिशन चौथा, शुक्र में मिशन करना है, शुक्र ग्रह में उस मिशन को, और साथ ही भारतीय स्पेस स्टेशन को बनाने की मंजूरी क्या है, तो ये दी गई है। अभी बस इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो चीजें हैं उसको। तो चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के बाद भारत अब चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। कैबिनेट ने इसके साथ शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की योजना को स्वीकृति दी है, ठीक। चंद्रयान मिशन 4 का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के साथ पृथ्वी पर वापस लौटने की तकनीकों का विकास करना और प्रदर्शन करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और चंद्रमा के नमूने भी लाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए। तो कौन कौन सा, तो चंद्रयान 4, शुक्र मिशन और भारतीय स्पेस स्टेशन, और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा।
एक राष्ट्र एक चुनाव की कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजन पर प्रस्तुत रिपोर्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित योजना का जो अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। और इन्होंने क्या है, रिपोर्ट को अपना प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि पूरे भारत में लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। ठीक है, समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में 15 संशोधनों की सिफारिश की है। कितना संशोधन होना है संविधान में? 15। ठीक है, 15 संशोधन होना है। संविधान में 82 ए जोड़ने से लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव एक साथ करने की प्रणाली लागू होगी। इंपॉर्टेंट है, संविधान में क्यों से जोड़ना है? 82 ए जोड़ना है जिससे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराने की प्रणाली लागू होगी। और अनुच्छेद 83(4) तथा 172(4) के तहत लोकसभा या विधानसभा को अधूरे कार्यकाल के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए भंग किया जा सकेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 83(4) तथा 172(4) के तहत लोकसभा और विधानसभा को अधूरे कार्यकाल के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए भंग किया जा सकेगा। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने प्रारंभ की वात्सल्य योजना। ठीक है, तो वात्सल्य योजना याद रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। ठीक है, कौन सा? तो एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत निवेश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। ठीक है, क्या करने के लिए? निवेश करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या? तो अनावरण किया गया। ठीक है, यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन का विस्तार है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार क्या है, तो आपको बताने क्या है ना? राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार कौन सा योजना है, तो आपको याद रखना है वात्सल्य योजना है। योजना के तहत माता पिता अपने बच्चे के लिए रिटायरमेंट फंड से बचत शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, याद रखना। देखिए ये आपका अगला न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, अब याद रखना है भारत ने 23 अगस्त को हर साल 23 एक मिनट है ना, हर साल 23 अगस्त को ठीक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो पहला कब मनाया गया? 23 अगस्त को, है ना, शुरुआत हुई वही पहला है आपका। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मिशन की विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सुरक्षित और स्पष्ट या सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने इस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो 23 अगस्त को प्रत्येक साल क्या? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसका इतिहास के बारे में देखेंगे, क्योंकि याद रखना है कि इस दिन चंद्रयान-3 मिशन के तहत जो हमारा विक्रम लैंडर था, वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ना? तो जैसा आईसीसी के सबसे क्या है, तो युवा अध्यक्ष बने। ठीक है, बस इतना ही। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है ना? इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? श्री विजयपुरम रखा गया। बस इतना ही याद रखना, इसमें कुछ पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक, जैसे भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। तो इस पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? विजयपुरम किया गया। ठीक है, और नाम परिवर्तन इसके ऐतिहासिक महत्व को क्या बताता है? 11वीं सदी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य के एक राजनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्यरत था। ठीक है, तो 11वीं सदी में आपको क्या देखने को मिलता है कि अंडमान द्वीप समूह में, ठीक, उस समय राजा जिनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम, इनके अधीन कौन था? तो यही पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम क्या विजयपुरम किया गया, ये उनका क्या है? नौसैनिक अड्डे के रूप में यहाँ पे कार्यरत था। ठीक है, राजेंद्र चोल ने विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया, ये भी सही है ना, जो वर्तमान में इंडोनेशिया में है। तो यही जो राजेंद्र चोल प्रथम, इन्होंने क्या किया? विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, याद रखना है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम तो ब्रिटिश के जो नौसेना अधिकारी जिनका नाम है क्या? आर्चीबाल्ड, ठीक है, ब्लेयर, उनके नाम पर ही रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1906 में यहाँ काला पानी के नाम से विशेष सेलुलर जेल की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1906 में यहाँ काला पानी के नाम से विशाल सेलुलर जेल की स्थापना की गई थी। कब? तो 1906 में। ठीक है, जहाँ वीर दामोदर सावरकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय भूमि पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, याद रखना है, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में,
ठीक है, भारतीय भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते क्रम, इसके मतलब डिजिटलकरण किया जा रहा है, जिसमें याद रखिए ई ऑफिस प्रणाली, ये भी आप एप्लीकेशन है, डिजिटल है ना। इससे संबंधित इन सब चीजों को आप पढ़ लेना, क्या क्या फायदे मिलेंगे। उसके मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, ये भी इन सब चीजों में जो पढ़ लेना। उसके बाद स्वागतम पोर्टल, ठीक है, स्वागतम पोर्टल, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन सब चीजों को आप पढ़ लेना। ठीक है, तो फिलहाल आप ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल, इसको पढ़ना है आपको। ठीक, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला जो है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना। ठीक है, इसका कहने का मतलब देखिए क्या है कि जो उच्च शिक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं उनको क्या किया जाएगा, ऋण ब्याज अनुदान योजना प्रदान किया जाएगा। इसके तहत देखिएगा 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार को 1% की ब्याज दर पर ये क्या है तो शिक्षा ऋण दिया जाएगा। ठीक, कितना तो 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उनको 1% ब्याज दर पर क्या तो ऋण प्रदान किया जाएगा उनके आगे के उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।